अस्सलाम वालेकुम। एज प्रॉमिस्ड लेक्चर टू। सॉरी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही है पिछले कुछ दिनों में, तो मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा था। मैंने दो तीन दफ़ा कोशिश की मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने की, लेकिन समहाउ द अदर बीच में कहीं पे मेरी हालत ऐसी हो जाती थी कि मुझे उठना पड़ जाता था। और मैं चाह नहीं रहा था कि मैं इसको बैचेस में करूं। मैं चाह रहा था इसको एक वन गो कंप्लीट लेक्चर रिकॉर्ड करूं। आज मेरी तबीयत कुछ बेहतर है, तो मैंने सोचा कि आज एक छोटी सी वीडियो मैंने अभी पहले भी अपलोड की है, एक अनकन्वेंशनल मेथड पे डिबगिंग की। छोटी सी मैंने एक हेल्प फवा की रिक्वेस्ट पे की थी, और अ, एक एरे को सेफली या अनकन्वेंशनली आपने उसको कैसे मेंबर्स असाइन करने हैं, एलिमेंट्स कैसे असाइन करने हैं थ्रू एलियसेस, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो की थी। वो प्रोग्राम भी कोड स्निपेट यहाँ पे यूज़ होगा इस लेक्चर के अंदर भी, तो उसकी एक्सप्लेनेशन मैं ज़्यादा नहीं यहाँ पे करूँगा क्योंकि मैं वहाँ पे कर चुका हूँ बहुत डिटेल में, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे अभी हम जो इंट्रोडक्शन करेंगे अ, इस लेक्चर के अंदर, वो सिर्फ वेक्टर्स का और एरेज का इंट्रोडक्शन होगा, और थोड़ी सी मैं आपको गाइडलाइन दूंगा कि आपने अगर वेक्टर्स को फर्दर एक्सप्लोर करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है। मैं जनरली दो कंपाइलर्स यूज़ करता हूँ। एक डेव सी प्लस प्लस, इसका जो आईडी वर्जन है वो आई थिंक 5 पॉइंट समथिंग है, और जो मेरे पास जो उसका कंपाइलर है वो मेरे पास जी सी सी 15.2 है। ठीक है, मैंने उसको अपडेट किया हुआ है, और ये इस वक्त तक लेटेस्ट है। और इसके अलावा मैं विजुअल स्टूडियो, जो एम एस विजुअल स्टूडियो है, वी एस कोड नहीं, विजुअल स्टूडियो 2026 कम्युनिटी एडिशन मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कम्युनिटी एडिशन। तो ये मैं दोनों यूज़ करता हूँ। अच्छा, इसको मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने ज़्यादा अरसा नहीं हुआ मुझे विजुअल स्टूडियो 2026 के ऊपर काम करते हुए। इसमें कुछ थोड़ी सी सपोर्ट अवेलेबल है मॉडर्न सी प्लस प्लस की, सी प्लस प्लस 23 की। तो इस वजह से मैंने इसको इंस्टॉल किया है, इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। एट द मोमेंट आई एम अनएबल टू फाइंड आउट कि मैं कोशिश करूँगा कुछ अर्से में ये काबिल हो जाऊँ कि मैं इसका डिबगर कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके डिबगर के साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, डेव सी पी पी के साथ, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में किया भी है, वॉचेस ऐड करने के लिए और उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वो बहुत मुझे हेल्प करता है। बहुत सारे मैंने अपने कोड्स को इम्प्रूव किया उससे। ठीक है, और उससे मैंने उसको एफिशिएंट कोड जनरेशन करने की कोशिश की है, उसकी जनरेशन तो नहीं, राइटिंग करने की कोशिश की है। ओके, आगे चलते हैं। कन्वेंशनल एरेज सिंपलेस्ट, दे आर सिंपलेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है। अ, चलिए, ये मैं जब वेक्टर्स पे आऊँगा तो एक बात मैं यहाँ पे करना चाह रहा था, लेकिन मैं वहाँ पे करूँगा। डेटा एलिमेंट्स आर कंटीजियस, बिल्कुल साथ साथ पड़े होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, एक मेमोरी यहाँ पे है, तो ठीक है, आपके 4 बाइट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो अगले ही 4 बाइट्स, अगर ये 3 मेंबर्स की, अगर 3 एलिमेंट्स की अरे है, तो एक 4 बाइट्स अगर यहाँ पे, तो अगले 4 बाइट आपको यहाँ पे असाइन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इनके दरमियान में गैप हो और 4-5 एम्प्टी हो, और फिर और ये इस तरह नहीं होगा। कंटीन्यूस मेमोरी होगी, साथ साथ होंगी। ठीक है, इसलिए इस पे मूवमेंट आसान है, क्योंकि यहाँ से बाद आपको पता है कि अगले 4 बाइट्स जो हैं वो इसी एरे के हैं, उसके बाद अगले 4 बाइट्स इसी एरे के हैं। द साइज ऑफ एन एरे इज फिक्स्ड एंड इज असाइंड ऑन द कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम के ऊपर ही असाइन करना है। कंपाइल टाइम से मुराद ये है कि जिस टाइम पे ये कोड इसकी एग्जी क्रिएट हो रही है, या ऑब्जेक्ट फाइल इसकी जब क्रिएट हो रही है लिंकिंग के बाद, तो उस टाइम पे, कंपाइलेशन टाइम पे, इसको पता होना चाहिए कि ये जो एरे है वो किस साइज की होगी। ठीक है, दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो हम लोग उसको यूं लिख सकते हैं, इंट एरे, या अगर एरे एक इंटीजर्स की है, यहाँ पे 10 लिख दें, अगर 10 हम जेनेरिकली यूज़ करना चाहते हैं, या फिर हमने ग्लोबल स्पेस में एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं, कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, और इंट इंटीजर उसकी टाइप रखते हैं और कैपिटल में लिखते हैं हम लोग। जनरली ये कन्वेंशन है, अगर आप स्मॉल में लिख दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कन्वेंशन है, कोई भी इसे देखेगा तो उसे समझ आ जाएगी कि ये एक कांस्टेंट वेरिएबल है। वेरिएबल तो नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है, और इसको आपने कांस्टेंट एक्सप्रेशन डिक्लेयर किया हुआ है, इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपने 10 से इसे 20 करना है, तो ये जहाँ पे भी आपने सिंटेक्स यूज़ किया होगा तो इधर भी 20 करना पड़ेगा, किसी और जगह पे यूज़ किया तो वहाँ भी 20 करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे किया हुआ है तो यहाँ पे आपने 10 की जगह पे साइज़ लिखा होगा। अब जब यहाँ पे आप 10 से 20 करोगे तो साइज़ भी ऑटोमेटिकली 20 हो जाएगा। ठीक है,
ये एक अप्रोच है। लिमिटेशन क्या है? साइज इज फिक्स्ड एंड इज नॉट एक्सपेंडेबल। इसका साइज एक दफ़ा फिक्स हो गया तो एक्सपेंडेबल नहीं है। आपकी क्लास के अंदर 40 मेंबर्स की गुंजाइश थी, आपने 40 मेंबर्स के लिए एक एरे क्रिएट किया, बट नाउ यू वांट टू एक्सपैंड इट टू 60 और 50। आप नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आप इस प्रोग्राम को, इसके जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसको कहो कि भाई इसको मुझे डिकम्पाइल करके दोबारा सेंड करो, तो वो उसके अंदर चेंज करे, चेंज करके फिर देर इज स्टिल अ चांस कि अगर उसने ये अप्रोच नहीं यूज़ की हुई तो फिर उसमें गलती हो सकती है। बट एक्सपेंडेबल नहीं है, ऑन द रन टाइम एक्सपेंडेबल नहीं है। मेमोरी में इधर भी वेस्टेड और मे बिकम इनसफिशिएंट, ऐसा होता नहीं है लेकिन मे बी जनरली जो एरेज यूज़ होती हैं वो उस वक्त यूज़ होती हैं जब वेरी परफेक्टली नो कि कितने मेंबर्स या एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे उस एरे के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेस्टेड और मे बिकम इनसफिशिएंट से मुराद ये है कि आपके पास कैपेसिटी थी 50 की, आपके पास एनरोलमेंट हुई है 20 स्टूडेंट्स की, नाउ 30 जो मेमोरी लोकेशंस हैं दे विल बी वेस्टेड। और अगर फिफ्थ आपके पास 40 की कैपेसिटी थी लेकिन नाउ यू वांट टू चेंज टू 50 तो आप नहीं कर सकते, आप इनसफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए। ओके, ओल्ड वे, आप किस तरह से यूज़र से वैल्यूज़ ले सकते हैं और असाइन कर सकते हैं, उस एरे के अंदर पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन साइज 10 लिया है, इंटीजर टाइप है उसकी। और यहाँ पे मैंने एक एरे ली है जहाँ पे मैंने ये साइज़, ये बेसिकली कांस्टेंट ही है, साइज़ को आप यूँ समझ लो कि यहाँ पे 10 ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा एट द कंपाइल टाइम, ठीक है। और यहाँ पे एक लूप ली है जिसको मैंने आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होना है, और आई लेस देन साइज किया। यहाँ पे गलती हो सकती है कि आप इक्वल टू साइन कर दो या कुछ और भी कर दो, आउट ऑफ बाउंड एरर हो जाए, इसको 1 से असाइन कर दो। कुछ लोगों को नहीं पसंद होता 0, वो 0 को काउंट नहीं करना चाह रहे होते, वो 1 से करना चाह रहे होते हैं। इन माई एफ एस सी आई यूज टू डू दैट। अब मज़े की बात यह है कि कंपाइलर्स जो हैं वो इतने सपोर्टिव हो चुके हुए हैं, इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि वो भी इस बात को, अब वो नेक्स्ट कंटीजियस मेमोरी असाइन नहीं होती लेकिन फिर भी वो कंपाइलर उसके अंदर कर लेता है। और मज़े की बात यह है कि आपका प्रोग्राम जनरली कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होगा उसको के, लेकिन दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप इसको 1 से इनिशियलाइज करें। मे बी सम कंपाइलर्स मे नॉट सपोर्ट इट, तो ये तो करेगा ही अगर 0 से लेकर आप एक्चुअली, जो ये तो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। और लेस देन साइज, ठीक है, यहाँ पे कन्वेंशनल आई प्लस प्लस, हर दफ़ा ये आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, पहली दफ़ा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, अप टू साइज, अप टू लेस देन साइज एक्चुअली। अगर ये 10 हैं तो इसका लास्ट इंडेक्स जो होगा 0 से लेकर 9 होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने कहा एक मैसेज दे दिया, प्रॉम्प्ट दे दिया, एंटर द नंबर, और यूज़र से हमने सी इन किया और उसको सी इन करके हमने एरे ऑफ आई, यानी इस इंडेक्स के ऊपर एरे के अंदर जो एलिमेंट पड़ा हुआ था या जो बॉक्स बना हुआ था उसके अंदर सेंड कर दिया। इनिशियली वो एरे ऑफ 0 है, ठीक है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, सो ऑन। नाउ देयर इज़ अ सेफ वे, जो मैंने जो थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन भी किया। नाउ मैंने क्या किया है कि यहाँ देखो कि मैं अब इस लूप के अंदर ये फॉर ईच लूप यूज़ किया है, इस लूप के अंदर मैं कहीं भी यूज़ नहीं कर रहा इस साइज़ को, ठीक है, इस साइज़ को मैं नहीं यूज़ कर रहा। यहाँ पे मैंने डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन मैं नहीं कर रहा। यहाँ पे मैंने एक वैल्यू नाम का एलियस क्रिएट किया है एम्परसेंड साइन के साथ, और उसको मैंने कहा है कि ये जो एरे है इसके एलिमेंट्स का, अब एलिमेंट्स की कॉपी नहीं क्रिएट करोगे तुम, ये एलिमेंट्स का एड्रेस पकड़ोगे। यहाँ से एड्रेस कॉपी होगा इसको, क्योंकि ये एलियस है, ठीक है। और ये बेसिकली ये वैल्यू जो वेरिएबल है ये इसी को पॉइंट कर रहा होगा, एरे को, इसी सेम को पॉइंट कर रहा होगा। अब इस एरे के दो नाम हो जाएंगे, एक वैल्यू है और एक उस, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। और यहाँ पे जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल पहली दफ़ा में जो एरे ऑफ 0 होगा, ठीक है, वो दैट विल बी इक्वल टू, उसका जो एड्रेस होगा दैट विल बी इक्वल टू एम्परसेंट वैल्यू, और ये वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा नंबर, जैसे प्रॉम्प्ट एंटर किया और यहाँ पे मैंने जब सी इन की तो ये वैल्यू के अंदर कॉपी क्रिएट नहीं हुई, ये वैल्यू एक्चुअली उसी एरे के अंदर सी इन किया। नाउ दिस इज वाई दिस इज सेफेस्ट वे, इसलिए क्योंकि अब यहाँ पे आपको बाउंड्स का ख्याल नहीं रखना कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ तक जाना है, ये ऑटोमेटिकली। और मैंने उस दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है कि ऑटोमेटिकली ये कैसे चेक कर रहा है इसको, ठीक है। ओके,
अब ये इनिशियलाइजेशन कैसे की जा सकती है? आप बाय डिफ़ॉल्ट भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं इसको, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये ख़्याल रखिएगा, जैसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने इनिशियलाइज़ करना है। यहाँ पे अगर मैं अब ये साइज़ ना भी लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस वजह से क्योंकि जितने मेंबर्स होंगे ना ये काउंट करेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये जितने मेंबर्स होंगे ना ये ऑटोमैटिकली उतने ही मेंबर्स को, उतने ही साइज़ की इस एरे का साइज़ कंसीडर कर लेगा कि ये है। वो मैंने इंटेंशनली यहाँ पे जो साइज़ रखा है और इसका साइज़ मैंने इक्वल रखा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इक्वल नहीं रखोगे तो देन यू मे हैव टू फाइंड आउट कि ये कितना इसका साइज़, और वो मैंने तरीका मैंने लास्ट वीडियो में बता भी दिया है कि आप टोटल साइज़ से एक जो मेंबर है उसकी वैल्यू डिवाइड कर देंगे, उसका साइज़ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास टोटल साइज़ आ जाएगा। यहाँ पे से 40 टोटल साइज़ है और एक का 4 है तो आपके पास साइज़ आ जाएगा ऑटोमेटिकली 10। ओके, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है कि मैंने अब यहाँ पे एम्परसेंड साइन नहीं लगाया हुआ मैंने, क्योंकि अब मैं नहीं चाह रहा कि ये कोई इसके इस एरे के अंदर वैल्यू सेव हो। अब एरे से कॉपी भी होके आ रहा है ना वैल्यू में, ये एक नया वेरिएबल क्रिएट हो रहा है और एरे की वैल्यू इसमें कॉपी हो रही है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, मतलब 0th इंडेक्स से फिर, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने सिर्फ उसे रीड करना है और प्रिंट कर देना है। अब मैं एक्चुअल एरे के अंदर मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने वापस लेनी होती, उस एरे को वापस लेना होता तो फिर मैं ये करता कि मैं उधर एलियस यूज़ करता। ओके, अब यहाँ देखो ये मैंने कर दिया विदाउट साइज़, मैंने यहाँ पे साइज़ नहीं बताया। जब मैंने साइज़ नहीं बताया ना तो फिर मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं अगर मैंने साइज़, अब यहाँ पे मुझे साइज़ भी नहीं बताया, प्रॉब्लम भी कोई नहीं है क्योंकि मैंने फॉर ईच लूप यूज़ किया। मुझे ये साइज़ के ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म हो चुकी है मेरी। मैंने जो वैल्यूज़ को यहाँ से प्रिंट कराना है वो भी। हाँ, अब अगर मुझे कहीं किसी जगह पे ये स्पेसिफिक इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैं इंडेक्स को कैसे सेव करूँगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि साइज़ कहाँ पे है, और या कुछ अगर करना भी पड़ जाए, तो वो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया कि आप साइज़ ऑफ फंक्शन यूज़ कर सकते हो। ठीक है? ओके, अब एरे में ये जिस तरह 5 वेरिएबल्स हैं, ये जो मैं पढ़ा चुका हूँ ये चीज़ें, ये मैंने स्लाइड डुप्लिकेट हो गई हुई है, कंटेंट इसका डुप्लिकेट हो गया हुआ है। यहाँ पे साइज़ 5 है, ठीक है? और ये स्टार्ट हो रहा है इसका इंडेक्स 0 पे और हाईएस्ट इंडेक्स इज़ 4। अब आप अगर ये कोड ट्राई करोगे ना, इन साइज़ एरे ऑफ साइज़ एंड देन यू ट्राई टू गेट सी इन साइज़, अगर आप समझते हो कि मैं रन टाइम पे साइज़ ले लूँगा और वो इसको असाइन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये एरर देगा क्योंकि आपको ये साइज़ वैल्यू अवेलेबल नहीं है। इसकी एट द रन टाइम वैल्यू अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। ओके, एरे की ये एक एक्टिविटी है। यू कैन पॉज दिस वीडियो बिफोर वी मूव ऑन टू वेक्टर्स। आप ये भी कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आपके पास मोस्ट प्रोबेबली मैंने स्लाइड शायद सेंड की होंगी तो आप उधर से भी देख सकते हो, और आप इसको अपने किसी और टाइम के ऊपर भी इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हो। आप वीडियो पॉज करके आप सोचते हो कि नहीं मैं पहले एरे के ऊपर क्लियर हो जाऊँ ये सारी चीज़ें करके और इन सारे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस कर लूँ, तो फिर आप इसको पॉज़ करो, पॉज़ करके एक्टिविटी कंप्लीट करो और फिर आगे वेक्टर की तरफ मूव करते हैं। आई होप सो कि आपने इस एक्टिविटी को कंप्लीट किया होगा, ठीक है? जिन्होंने नहीं किया तो कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जिन्होंने कर लिया उन्होंने बहुत अच्छा किया, ठीक है? इसमें ये एक्टिविटी है क्या? राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल द नंबर्स। आपने डिस्प्ले करना है उसका, तो रेडीमेड कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, उसमें आपने एक लार्जेस्ट वैल्यू आपने डिक्लेयर कर लेनी है जिसकी वैल्यू आपने इनिशियली 0 रखनी है, और आपने हर आइट्रेशन ऑफ द लूप के ऊपर उस लार्जेस्ट में को चेक करते जाना है कि अगर वो जो नंबर जो इस वक्त करंट नंबर है कि क्या वो लार्जेस्ट से बड़ा तो नहीं है। अगर वो लार्जेस्ट से बड़ा है तो वो लार्जेस्ट हो जाएगा नया, और लास्ट में जो भी लार्जेस्ट होगा वो आपने प्रिंट कर देना लूप से बाहर निकल के। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ ऑल, इसमें आपने सम को 0 ले लेना है और एक इनिशियल वैल्यू उसकी 0 पुट कर देनी है, और आपने हर दफ़ा हर आइट्रेशन के ऊपर सम इज सम प्लस इज इक्वल टू सम सॉरी सम प्लस इज इक्वल टू जो भी वैल्यू होगी, जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा नीट कर लूँ। यहाँ पे सम प्लस इज इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू में आपने वो जो, अगर आप अनकन्वेंशनल वे से न्यू वे से आप कर रहे हो तो वैल्यू बेसिकली क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द एरे होगी।
वो इस सम के अंदर ऐड होती जाएगी हर दफ़ा, और लास्ट में आप सम को शो कर दें, और एवरेज में आप उसको टोटल पे डिवाइड कर दें। टोटल नंबर्स पे 10 हैं तो 10 पे डिवाइड कर दें। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम एंड एवरेज, ये हो गया। राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स एन एरे, इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि आपने हाफ वे थ्रू द एरे जाना है, क्योंकि इसमें अगर आपने इसको इसको स्वैप किया तो ये तो स्वैप हो जाएंगे, इसके बाद इसको स्वैप किया तो ये भी स्वैप हो जाएंगे। ये सपोज कर लें कि ये मिडल पे आ गया, ये स्वैप किया तो ये भी हो जाएगा। यानी इसको इससे यहाँ पे आपका जो चेकर है वो यहाँ पे है, यहाँ पे, और यहाँ पे आपने एक स्टार्ट इंडेक्स रख लिया, यहाँ पे एक लास्ट इंडेक्स रख लिया, लास्ट को स्टार्ट से फिर लास्ट को आगे मूव कर दिया, और इसको आपने यहाँ मूव कर दिया। ठीक है, फिर इसको और इसको स्वैप कर देना है आपने, और फिर आपने अपने स्टार्ट को इधर मूव कर देना है, और लास्ट को आपने यहाँ मूव कर देना है। इन दोनों को स्वैप कर देना है, और फिर आपने यहाँ पे आगे, अब यहाँ से आगे आके आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपको जो भी टोटल साइज़ होगा, साइज़ डिवाइडेड बाय 2 से आगे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अब अगर दोबारा आप स्वैप करेंगे ना इसको और इसको, तो वो पहली ओरिजिनल वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो हाफ टाइम जी सिर्फ आपने स्वैप करना है। ये हिंट दे रहा हूँ, आसान है ये बहुत एक्टिविटी है, आप इतनी को मुश्किल नहीं है। आप ट्राई करोगे, ये होप्स हो कि आपको आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग टू समथिंग न्यू। वेक्टर्स रिसाइजेबल हैं, ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाती हैं। ऑटोमेटिकली रिसाइज कैसे होते हैं? ऑटोमेटिकली रिसाइज ऐसे होते हैं कि आपने सपोज किया कि आपका जो वेक्टर है बिल्कुल वही एरेज ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, रिसाइजेबल है बस। ये आपके 4 मेंबर्स आपके इस एक वेक्टर में मौजूद थे, एक एरे में मौजूद थे, 1 2 3 एंड 4। अब आपने 5 ऐड करना है, कहाँ करेंगे? एरे होता, कन्वेंशनल एरे होते तो आप नहीं कर सकते थे, उधर खाली वली कर देना था कि भाई टूट जाए तो। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे चूंकि ये वेक्टर है, ये उसके लिए एक नया चंक क्रिएट करेगा, डबल द साइज, और डिपेंडिंग अपॉन द कंपाइलर, कंपाइलर जनरली डबल कर लेते होते हैं, जो भी साइज एग्जिस्टिंग कैपेसिटी हो ना उसे डबल कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो पहले 4 खाने हैं, ये इधर से डेटा कॉपी होगा, और न्यू पहले खाने में के अंदर 5 स्टोर होगा, और ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पे एक बम पटाखा हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लास्ट, और ये यहाँ पे न्यू एरे हो जाएगी। अब यहाँ पे इसका एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइम कोई चेंज नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम कोई चेंज नहीं आएगा, 7, और यहाँ पे 8 के बाद अगर दोबारा आपने 9 ऐड करना है तो फिर एक उससे बड़ी एरे साइन होगी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है कि जो आपकी कन्वेंशनल एरे होती है, वो उसको मेमोरी असाइन होती है स्टैक मेमोरी से। ठीक है, स्टैक मेमोरी से, स्टैक में और स्टैक मेमोरी में को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मतलब एक जो आप स्टैक डिक्लेयर कर रहे हो और उसके ऑपरेशंस में और स्टैक मेमोरी में, बट दूसरी जो मेमोरी होती है दैट इज़ हीप मेमोरी। उसको हीप मेमोरी तो कहा जाता है, लेकिन जो एक्चुअली आप डेटा स्ट्रक्चर में अ, सिर्फ हीप यूज़ करोगे, दैट्स टोटली अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, यहाँ पे हीप मेमोरी जो है वो उस रूल्स को फॉलो नहीं कर रही होगी जिसको आप मिन मैक्स हीप या क्रिएट करोगे, मैक्स हीप या मिन हीप यूज़ करोगे। दैट्स अ टोटली डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे हीप में, यहाँ पे इसमें स्टैक ही होता है, और इसकी लिमिटेड इसमें स्पेस अवेलेबल होती है, फास्टर है, सीपीयू डायरेक्टली इसे मैनेज कर रहा होता है। लोकल वेरिएबल्स जिस वक्त उनका स्कोप ख़त्म हो जाता है तो सीपीयू उनको ऑटोमेटिकली सारों को पॉप कर देता है, पॉप करके वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो अवेलेबल नहीं रहते। हीप मेमोरी जो है अंडरनीथ एरे भी हो सकती है, अंडरनीथ लिंक लिस्ट भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी, कि अगर आपके पास चंक्स जो हैं वो आपको 10 साइज़ का एक चंक चाहिए लेकिन 5 यहाँ पे अवेलेबल हैं, 5 यहाँ अवेलेबल हैं, तो लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। वो कभी भी ऐसे क्रिएट नहीं करेंगे कि एरे क्रिएट करें। ठीक है, तो यहाँ से जब मेमोरी असाइन होती है तो दैट इज़ स्लोअर। ठीक है, हीप मेमोरी से डायनामिक होती है। यहाँ पे जो मेमोरी डिक्लेयर हुई है, यहाँ से जो मेमोरी आपको दी गई है वो आप ही ने वापस लौटानी भी है, डिलीट भी आपने करनी है। याद रखिएगा कि जब आप किसी मेमोरी को डिलीट करते हो तो वह बेसिकली मेमोरी डिलीट नहीं हो रही होती, वो इस हीप को, जो हीप मैनेजर होता है, ठीक है, एमएमयू का जो पार्ट है, सॉरी एमएमयू होता है, हाँ, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो होता है, वो बेसिकली इस हीप को वापस दे देता है कि भाई अब संभालो अपनी मेमोरी। लाइक लाइक आप एक होटल में गए हो, होटल में आपने उनसे चाबी ली, आप एक्चुअली रूम तो नहीं लेके उठा के चले जाओगे ना अपने बैग में डाल के, आपने उससे चाबी ली है, राइट्स लिए हैं आपने, सिर्फ उसके यूज़ करोगे, 2 दिन के बाद आप वापस कर दोगे। सिमिलरली जब आप डिलीट करते हो तो आप एक्चुअली उनको की वापस कर रहे हो, तो हीप को भजना है, फोड़ो तुम्हारी तुम्हारी मेमोरी। ठीक है, तो
आपकी एरे है, कन्वेंशनल एरे, वो स्टैक से मेमोरी असाइन होती है, और जो वेक्टर्स हैं वो हीप से होते हैं। तो वेक्टर थोड़ा सा जो कन्वेंशनल एरे है उससे स्लोअर होता है, बट इतना भी स्लो नहीं होता। ठीक है, अगर आपको रिसाइजेबल या ऑटोमेटिक रिसाइजेबल एरेस चाहिए तो वेक्टर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, डायनेमिक एरे है, मेमोरी इज एलोकेटेड फ्रॉम द हीप। इंडेक्स्ड अप्रोच यूज़ हो सकती है बिल्कुल वैसे जैसे वेक्टर अप्रोच होती है। ठीक है, इट्स अ टेम्पलेट क्लास दैट कीप्स इट्स मेंबर फंक्शंस, पुश बैक, पॉप बैक, साइज, कैपेसिटी, एम्प्टी, क्लियर, इम्प्लेस बैक। ये कुछ मेजर फंक्शन है, दीज आर नॉट द ऑल वन। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एक और डेमो दिखाता हूँ, अभी आप देखिएगा। यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने यहाँ पे ना एक छोटा सा कोड स्निपेट रखा है। यहाँ पे ना एक जब वेक्टर यूज़ करना है तो आपने ये वेक्टर की फाइल को ऐड करना है, हेडर फाइल को। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि ग्लोबल स्पेस में एक स्टैंडर्ड वेक्टर के एसटीडी वेक्टर के जरिए, अगर आप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी की कमांड यूज़ कर रहे हो, अगर आप लाइन यूज़ कर रहे हो, तो फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड। और यहाँ पे मैंने वेक्टर एक लिया, उसका नाम रखा वेक्टर। अब मैं जब ये यूज़ करने लगा ना मेन में, तो जैसे ही मैं वेक्टर लिख के उसके ऊपर डॉट साइन करता ना, क्योंकि ये टेम्पलेट क्लास है, तो ये सारे के सारे फंक्शंस जो कि यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिन पे स्टार लगा है, ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे सारे के सारे अवेलेबल नज़र आ रहे होते हैं। आप इनमें से जो भी यूज़ करना चाह रहे हैं, आप इनको एक्सप्लोर करना चाहते हो, करो। जब आप इनमें से किसी को यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल एम्प्टी यूज़ करते हो डबल क्लिक करके, और यहाँ पे जैसे ही आप लिखते हो तो वो आपको ये भी बताता है कि इसके जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये एक्चुअली वेक्टर को एम्प्टी कर चेक करेगा कि ये वेक्टर एम्प्टी है या नहीं है। ठीक है, ये वेक्टर, ये बूलियन फंक्शन है। ठीक है, मैं इसको आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ कि जैसे ही मैंने एम्प्टी किया और यहाँ पर मैंने क्लिक किया, तो ये मुझे इसने बता दिया, यहाँ देखें कांस्टेंट एक्सप्रेशन बूल, और ये उसकी टाइप है। ठीक है, स्टैंडर्ड वेक्टर इंट एम्प्टी फंक्शन कांस्टेंट, नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि सिर्फ बूलियन फंक्शन है, सिर्फ चेक करना है कि ये जो फंक्शन जो वेक्टर है वो एम्प्टी है या नहीं है। ठीक है, इसी तरह आपको और बहुत सारे नज़र आएंगे। जैसे ही आपने डॉट प्रेस किया, आपको नज़र आना शुरू हो गया। अच्छा, इनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनके साथ आपको ये लॉक बना नज़र आ रहा है, तो ये सिस्टम फंक्शंस है, इनको आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। ये ऑटोमेटिकली इंटरनली यूज़ होते हैं बाय द कंपाइलर, ये फंक्शंस यूज़ होते हैं, और वो बेसिकली इस वेक्टर का वो पार्ट हैं जो कि आप एक्सेस नहीं कर पाते। जनरली ये जिसके आगे जिससे पहले अंडरस्कोर लगा होता है, ये सिस्टम फंक्शंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको इसका ये रीसाइज फंक्शन भी नज़र आ रहा होगा, ये रीएलोकेट भी नज़र आ रहा होगा, रीसाइज रीएलोकेट भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे और फंक्शन नज़र आएंगे, ऑर्फन रेंज। ठीक है, जिनके साथ कोई लॉक नहीं क्रिएट हुआ, वो फंक्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें से ये श्रिंक टू फिट बड़ा एक ज़बरदस्त है। क्यों है ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। ठीक है, वापस चलते हैं हम लोग अपनी स्लाइड के ऊपर। ओके, यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाके वेक्टर्स के जो फंक्शंस हैं उनको थोड़ा सा, अच्छा, ये बिगिन फंक्शन जो है ये एक रिटर्न करेगा आइटरेटर। अब आइटरेटर होता क्या है, ये हम लोग थोड़ा सा लेटर पॉइंट के ऊपर जाके, फिलहाल की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसे पॉइंटर कंसीडर कर सकते हैं कि आइटरेटर, लाइक टेक्निकली इसके दरमियान में डिफरेंस है। हर पॉइंटर एक आइटरेटर हो सकता है, लेकिन हर आइटरेटर ज़रूरी नहीं है एक पॉइंटर हो। लेकिन टेक्निकली, बल्कि वेरी लो टेक्निकली, आप इसको फिलहाल के लिए पॉइंटर कंसीडर कर लें, तो ये आपको एक पॉइंटर रिटर्न करेगा पॉइंटिंग टू द वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द वेक्टर। एंड फंक्शन आपको क्या करेगा, इट आल्सो रिटर्न्स एन आइटरेटर पॉइंटिंग टू द लोकेशन वेरी नेक्स्ट टू द लास्ट लोकेशन। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा ये पॉइंटर अरिथमेटिक से टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, यहाँ से हम लोग अब थोड़ा सा कोड स्निपेट्स में आपको साथ साथ दिखाता जाता हूँ। अब आपने कंपेयर करना है कोड विद एरे के साथ। अच्छा, उसमें कोई चीज़ चेंज नहीं हुई, यहाँ से सिर्फ ये चीज़ चेंज हुई है। अगर आप उस एरे वाले कोड के साथ कंपेयर करोगे तो आपको कोई और चीज़ चेंज होती नज़र नहीं आई होगी, या फिर एक सिर्फ ये मैंने हेडर फाइल ऐड की है, ये हेडर फाइल नई ऐड हुई है, और ये
अब बजाय इसके कि मैं इन टाइप की एक एरे डिक्लेयर की है, यहाँ पे मैंने एक वेक्टर डिक्लेयर कर दिया है। ये उसको उसको उसके सिंटेक्स है उसको डिक्लेयर करने का कि, और यहाँ पे आप टाइप बताते हो इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, व्हाट्सएवर जो भी टाइप है, यहाँ पे एक्चुअली बताते हो कि ये क्लास का नाम क्या है, कौन सी क्लास से मैं यूज़ कर रहा हूँ और कौन सी नेम स्पेस से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपने उसका कोई भी आइडेंटिफायर, आप यहाँ पे नाम चेंज भी कर सकते हैं वेक्टर, इस जगह पर ये बॉक्स में आप चेंज कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या किया कि वैल्यू को मैंने ऑटोमेटिकली वेक्टर से, ये जो वेक्टर लिया था इसमें से वैल्यू असाइन कर रहा हूँ वन बाय वन, वन बाय वन। अब इसका साइज अगर डिफरेंट भी हो जाता है, चेंज भी हो जाता है, तो ये लूप वैलिड है, क्योंकि ये लूप ने इसका ऑटोमेटिकली साइज इवेल्युएट करना है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। साइज एंड कैपेसिटी फंक्शन, ये बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन है। साइज से मुराद ये है कि इस वक्त आपके वेक्टर में कितने मेंबर्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 8 मेंबर्स की एक ले ली थी, जब वो रीसाइज हुआ तो यहाँ तक वैल्यू सेफ थी, 1 2 3 4 5, और ये वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल नहीं थी, वैल्यूज़ अवेलेबल नहीं थी, स्पेस अवेलेबल है। ये तो 8 कैपेसिटी है टोटल इसके अंदर से जो स्टोर किया जा सकता है, और साइज़ कितना है इसका 5। और वो नंबर, वो तादाद जो एक्चुअली उसके अंदर उसके वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, वैलिड जो आपने असाइन कर दिए हैं, वो साइज़ रिटर्न करेगा। और जितनी कैपेसिटी है उसके अंदर जो होल्ड की जा सकती है, जितनी वैल्यू, जितनी जितने मेमोरी लोकेशंस रिजर्व्ड हैं, ठीक है, वो क्या है, कैपेसिटी है। ठीक है, अगर आप इनकी कैपेसिटी देखेंगे और इसका साइज़ देखेंगे तो दोनों आपको 10 10 नज़र आएंगे, क्योंकि आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर आपने रखे हुए हैं। और ये इनिशियल बिल्कुल पहली दफ़ा का है, तो जितना जितने आपने नंबर उसमें स्टोर किए हैं उतना ही साइज़ का वेक्टर क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक है, पहली दफ़ा एरे क्रिएट हुई है, तो वेक्टर का साइज़ भी। अब अगर इसमें से आप कोई 2 4 नंबर्स को डिलीट कर देते हैं, पॉप पॉप बैक कर देते हैं, या 1 2 नंबर को पुश बैक करते हैं या ऐड करते हैं, तो फिर आप देखिएगा साइज़ चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा वो आप यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने साइज़ और कैपेसिटी दोनों अलग अलग लाइंस के अंदर मैंने दिखाई हैं। या आपने खुद इसको टाइप करके देखिएगा, मैं इसलिए इसका आउटपुट नहीं दिखा रहा और इसको मैं डायरेक्टली कंपाइलर पर नहीं दिखा रहा, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि आप इस कोड को, जो भी मैं कोड यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, आप उसको वीडियो को पॉज करो, उसको रन करो, रन करके अपने हाथों से और अपनी आंखों से खुद देखो। ठीक है, ये साइज़ और कैपेसिटी मैंने दिखाया, और फिर मैंने क्या किया कि आप इसको फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए ना समझो कि पुश बैक किया है, क्योंकि हम अगली स्लाइड में बताने वाला हूँ कि मैं पुश बैक किया है। आप यहीं पे सिर्फ ये समझ लो कि ये ऐड कर रहा हूँ मैं एक नंबर और ये नंबर कहाँ ऐड होगा, ये यहाँ पे इससे आगे ऐड होगा। ठीक है, और डेफिनेटली इसकी वजह से अब एरे एक न्यू एलोकेट भी होगी, क्योंकि ये 10 साइज़ का है और 10 ही कैपेसिटी है, 11th नंबर आ रहा है, तो डेफिनेटली न्यू एरे बनेगी और वो 20 20 साइज़ की होगी। अब यहाँ पे आपको साइज़ मिलेगा 11, और यहाँ पे आपको कैपेसिटी मिलेगी 20, मोस्ट प्रॉब्ली। ज़रूरी नहीं है, कंपाइलर के बेस के ऊपर डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे 11 और 20 आपको मिलेगा। ठीक है, ओके, रीएलोकेशन ऑफ द मेमोरी। अब यहाँ पे आप बड़ी आसानी के साथ रीएलोकेशन ऑफ द मेमोरी भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने एक वेक्टर लिया है जिसका साइज़ 0 है। ठीक है, और उसकी कैपेसिटी भी 0 है, यानी मैंने कुछ नहीं बताया, इनिशियली वो 0 है, उसको मैंने पुश बैक कर दिया, तो उसने पहला बॉक्स क्रिएट किया, पहला बॉक्स क्रिएट करके उसके अंदर सेव कर दिया 978। ठीक है, और जैसे ही सेव किया तो वहाँ पे उसने साइज़ मुझे बताएगा वेक्टर का 1, कैपेसिटी मुझे बताएगा 1, और यहाँ पे मुझे इसका एड्रेस बता देगा कि ये कहाँ पे है, ये जो पहला एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने एक और एलिमेंट मैंने लिया, और अब जाहिर है इसकी कैपेसिटी चूँकि 1 थी, तो एक और एरे क्रिएट होगी, उसमें यहाँ पे 978 आ जाएगा, और जो नया मेंबर है डबल हो जाएगा, अब साइज़ 1 से 2 हो जाएगा, और नया जो मेंबर है 1 2 3 5 वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसका वेक्टर का साइज़ आपको नज़र आ रहा होगा 2, और इसमें कैपेसिटी नज़र आ रही होगी 2। लेकिन अब जब आप इसकी फर्स्ट मेंबर की लोकेशन चेक कर रहे होगे कि इसका एड्रेस क्या है, जो कि ये वाला, ये अब आपको डिफरेंट नज़र आएगा इसकी निस्बत। ठीक है, इसलिए डिफरेंट नज़र आएगा क्योंकि अब ये नई एरे क्रिएट हुई है। इसी तरह अगर आप और करते जाओगे तो आप देखोगे कि हर दफ़ा जब रीएलोकेशन हो रही होगी, कैपेसिटी चेंज होगी ना, जब जब तो उस वक़्त आपको ये एड्रेस भी मोस्ट प्रोबब्ली डिफरेंट नज़र आएगा। ओके, यानी मेमोरी रीएलोकेट हो रही है। ओके, बिगिन एंड एंड आइटरेटर, आसानी के लिए हम लोग इनको पॉइंटर कंसीडर कर लेते हैं, आसानी के लिए विजुअलाइज करने के लिए।
ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट एलिमेंट इज लोकेटेड एट, ये मैंने आपको कन्वेंशनल वे से दिखाया है कि ये जो वेक्टर है ना, बेसिकली ये जो वेक्टर है ये कर क्या रहा है कि इसमें ना, इसको मैं यहाँ पे देखिएगा कि कर्ली ब्रेसेस नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है मैंने इसे। और मैंने इसका कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल किया, जिसमें कि पहला वैल्यू जो है वो बता रहा है कि इसका साइज़ क्या होगा, और ये दूसरी वैल्यू बता रही है कि इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी हर एलिमेंट की। ये 10 एलिमेंट और हर 10 एलिमेंट जो होंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, 100 100 110 तक। यानी जो जीरो से लेकर, जीरो इंडेक्स लेकर जो 9 इंडेक्स पर जो टोटल वैल्यूज़ पड़ी होंगी वो सारी वैल्यूज़ 100 होंगी सिर्फ। तो जो पहला वेक्टर है, वेक्टर का जो पहला है जीरोथ इंडेक्स के ऊपर, वो कहाँ पड़ा हुआ है, वो उस एड्रेस रिटर्न कर देगा। और द लास्ट एलिमेंट इज लोकेटेड एट दिस वन। आप देखोगे इस पे आपको एक एड्रेस मिल जाएगा आउटपुट में। अच्छा, आप देखो एक एक मजे की बात ये देखो कि वेक्टर डॉट बिगिन के ऊपर आप जो एड्रेस देखोगे, ठीक है, अब आपको यहाँ पे एड्रेस नहीं मिलेगा, ये क्योंकि बेसिकली आइटरेटर है, आइटरेटर एग्जैक्टली पॉइंटर नहीं है। ठीक है, ये आपको एड्रेस नहीं दे रहा होगा, इसका एड्रेस लेने के लिए एक ट्रिकी तरीका है, क्योंकि बेसिकली ये आइटरेटर है। आइटरेटर बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि दैट एक्ट्स लाइक अ पॉइंटर, बट एक्चुअली वो आइटरेटर नहीं होता। तो सी आउट जो है ना, ये इस आइटरेटर को शो नहीं करा सकता, अभी इसके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इसको शो करा सके। इसके लिए आपको ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़ता है। वो क्या होता है वो बाद में हम देखेंगे, अगर आप पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ चुके तो फिर किसी ना किसी और स्टेज के ऊपर हम देखेंगे कि आपको ऑपरेटर ओवरलोड करना है, ये वाला ऑपरेटर। ठीक है, ताकि सी आउट इसको भी डायरेक्ट किया जा सके, क्या क्या दिखाना है उसे। ओके, यहाँ पे आपको एरर आएगा कि कैसे दिखाना है। ठीक है, अच्छा, अब इसको ठीक कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे कि आप सबसे पहले उसे डी रेफरेंस करोगे, डी रेफरेंस करके उसे कहोगे दोबारा रेफरेंस कर दे, अब वो एग्जैक्टली लाइक अ पॉइंटर जो है ना वो एक्ट करेगा। ठीक है, ये एक स्मार्ट ट्रिक है उसको, आइटरेटर को प्योर पॉइंटर बनाने के लिए। तो जब आप इनको देखोगे ना, बिगिन को, तो बिगिन तो आपको वही एड्रेस दे रहा होगा जो वेक्टर का जीरोथ इंडेक्स या पहला पहला इंडेक्स है, वहां पे आपको जो वैल्यू मिल रही है, ये दोनों मैच कर देंगे। ठीक है, ये मैच कर देंगे, लेकिन ये और ये मैच नहीं करेंगे, क्योंकि ये नाइन्थ इंडेक्स को, ये एंड है, ये लास्ट इंडेक्स को नहीं पॉइंट कर रहा। लास्ट से अगर ये लास्ट इंडेक्स ये है तो ये इससे अगले को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ओके, ये बात याद रखिएगा कि जो एंड है, एंड फंक्शन, वो लास्ट वैल्यू को नहीं पॉइंट करता, अब द पोजीशन नेक्स्ट टू इट, नेक्स्ट टू द लास्ट, उसको पॉइंट कर रहा होता है। अच्छा, अगर यहाँ पे ये आर बिगिन और आर एंड यूज़ करते, जो कि मैंने आपको उसमें दिखाए भी थे, आर बिगिन किया होता ना यहाँ पे, अगर मैंने, तो आर बिगिन क्या करता कि फॉर एग्जांपल आपका वेक्टर ये है, तो वो बेसिकली उसमें एडिशन यहाँ से यहाँ स्टार्ट होता। उसमें भी आप आइट्रेटर को प्लस प्लस सी करते, माइनस ना करते। तो आर बिगिन बेसिकली आपको ये लोकेशन एंड जो रिवर्स देगा, रिवर्स बिगिन, वो आपको ये लोकेशन देगा, और आर एंड जो है वो फिर आपको जो यहाँ से एक्चुअली आपकी स्टार्ट हो रही थी वेक्टर, उससे एक एक लोकेशन प्रीवियस यहाँ पे पॉइंट करेगा। आर एंड, जैसे एंड यहाँ पे नेक्स्ट पोजीशन को पॉइंट कर रहा था, आर एंड यहाँ पे एक पोजीशन पहले पॉइंट कर रहा है। ठीक है, रिवर्स के लिए ये बड़ा आसान है कि इसमें पॉइंट वेक्टर्स में आप इधर से ऐसे भी ट्रेवर्स कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इधर से कर रहे हैं तो फ्रॉम बिगिन टू एंड कर लें, और यहाँ से कर रहे हैं तो फ्रॉम आर बिगिन टू आर एंड, रिवर्स बिगिन टू रिवर्स एंड यूज कर लें। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग इन एक्शन देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक वेक्टर लिया है जिसके हमने 10 साइज रखा है, और उसके अंदर हर एलिमेंट को हमने वैल्यू दे दी है 100, और यहाँ पे हमने एक ऑटो आइटरेटर क्रिएट कर लिया कि ये जो जो हम बेसिकली वेक्टर लेंगे उसका बिगिन फंक्शन जिस टाइप का होगा उसी टाइप का आइटरेटर हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसका नाम आइटरेटर रखो, आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने आसानी के लिए आइटरेटर रख लिया। आप यहाँ पे कोई भी आइडेंटिफायर रूल्स को यूज़ करते हुए कोई नाम भी रख सकते हो, आई भी रख सकते हो सिर्फ। वेक्टर बिगिन जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वो, ये बेसिकली वो आइटरेटर बन जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे इसको पॉइंटर टाइप रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसको ऑटो टाइप रखेगा, क्योंकि ये आइटरेटर ही टाइप रखेगा। और यहाँ पे आइटरेटर इज नॉट इक्वल टू वेक्टर एंड, या आइटरेटर जो है वो आइटरेट करते 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 एंड तक ना पहुँचे। अगर एंड हो गया तो दैट मीन्स कि ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, और फॉर लूप ब्रेक कर जाएगी। और आइटरेटर में आप प्लस प्लस कर देते हैं, जिस तरह हम लोग पॉइंटर्स में करते हैं। तो ये बेसिकली क्या करेगा, एक 4 बाइट की जंप करेगा।
क्योंकि इंटीजर का वेक्टर है तो यहाँ से ये एक नहीं ऐड करेगा, ये 4 ऐड करेगा उसके अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल 0004 है तो ये बेसिकली 08 हो जाएगा हेक्साडेसिमल्स के अंदर एड्रेस जो है। फॉर एग्जांपल 0x दिस है तो ये 0x0008 हो जाएगा। ओके। और यहाँ पे अब जो कि आइटरेटर है, तो मैंने आपको कहा था ना कि इसको हम पॉइंटर की तरह इमेजिन कर सकते हैं। तो पॉइंटर को डी रेफरेंस करने के, कि पॉइंटर का एड्रेस नहीं देखना, हमने देखना है उस पर वैल्यू क्या पड़ी हुई है। तो उसको देखने के लिए हम इसको डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ करते हैं एस्ट्रिक। अगर आप किसी पॉइंटर ले लिया, पॉइंटर के साथ आपने ये यूज़ कर लिया ना उसको कॉल करते वक्त, तो दैट मीन्स कि आप उसे ये कह रहे हो कि भाई तुम पॉइंट तो कर रहे हो इसको, लेकिन अब मुझे पॉइंट करके इस बॉक्स के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है वो भी रिटर्न करो, ला के दिखाओ, सिर्फ पॉइंट नहीं करो, ठीक है। सिर्फ ये नहीं बताओ कि किस डब्बे में केक है, मुझे ये भी बताओ कि वो जो केक पड़ा हुआ है वो भी उठा के ला के दो, ठीक है। माय ओल्ड स्टूडेंट्स विल लाफ, क्योंकि उनको मैंने ये एग्जांपल फिजिकल क्लास में भी दी थी कि मैंने केक्स काफ़ी सालों से, और कुछ लोगों के मुंह में उस वक्त पानी भी आ गया था कि हो सकता है दे वुड हैव थॉट कि यार केक बड़ा मज़े का होता है। ओके। पुशबैक, पुशबैक फंक्शन क्या करता है बेसिकली, वो बिल्कुल एंड पे जाके, दिस इज कॉल्ड द बैक एंड। ये वाला जो एंड है इसे बैक कहते हैं, इसका एक फंक्शन भी है बैक, और ये वाला है फ्रंट, ठीक है। जब हम लोग कोई नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये पुश फ्रंट होगा, तो लेकिन ये कॉस्टली है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एंड करोगे तो बेसिकली होगा क्या, जीरोथ इंडेक्स के ऊपर जब पुश करोगे तो ये बाकी नंबर एक एक करके राइट साइड के ऊपर शिफ्ट होंगे, ठीक है। हो सकता है उसकी वजह से आपको मेमोरी रीअलोकेट भी करनी पड़ जाए, लेकिन जब बैक पे करोगे तो और कुछ नहीं होगा। मे बी मेमोरी रीअलोकेट हो, मे बी ना हो, आपका नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। फ्रंट पे एक तो कॉस्ट आपकी रियल लोकेशन की होगी, और एक कॉस्ट आपकी और बड़ी मज़े की होगी कि वो आपको हर नंबर शिफ्ट करके राइट पे शिफ्ट भी होगा, ठीक है। पुश बैक क्या करेगा, हाउ मेनी नंबर्स डू यू वांट टू इंसर्ट, हम उसे पूछ लेते हैं कि कितने नंबर तुमने इंसर्ट किए, और यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ लेंगे, वैल्यू में वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर वो वैल्यूज़ लेंगे जो यूज़र हमें देगा। हम ये इस नंबर तक फॉर एग्जांपल 3 नंबर्स एंटर करना चाह रहा है, आप ये खुद अ, देखो, इसको ब्रेक करो कि कैसे वो कर रहा है। आप वीडियो को पॉज करके आप इस कोड को रन करो। आप यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सिर्फ ये पूछ रहा है कितने नंबर्स ऐड करने हैं तुम्हें। तो हम लोग उतनी लूप चला दी, लूप चलाने के बाद उससे कहा कि अब अच्छा वैल्यू एंटर करना शुरू करो। तो जो भी वैल्यू एंटर करेगा उस वैल्यू को हम पुश बैक फंक्शन के जरिए इस वेक्टर के लास्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। या अगर आप सी आउट करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ओके। वेक्टर को विजुलाइज करना है हम लोगों ने, ये जो लास्ट में मैंने उसे कहा था कि आपने ये वाला जो वेक्टर के अंदर वैल्यूज़ एंटर तो कर दी थी, लेकिन मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं कि वो वैल्यू कहाँ पे है। तो अगर आपने करना है तो आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो। ये देखो, इसके अंदर हमने पुशबैक करते जा रहे थे, वही वही सेम कोड है। यहाँ पे सिर्फ मैंने छोटा सा चेंज किया कि एक मैंने फॉर ईच लूप लगाई है वेक्टर एलिमेंट, और वो कहाँ से वैल्यू साइन कर रहा है, वेक्टर से इधर एक एक वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू साइन कर रहा है, पहली फिर दूसरी फिर तीसरी। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वेक्टर एलिमेंट को सिर्फ सी आउट करवा रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर शो करवा रहा हूँ कि भाई कौन हो कौन हो कौन हो, और एक एक टैब के ज़रिए। और फिर मे भी आपको दोबारा ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक न्यू लाइन टैब यूज़ कर दिया, ठीक है। ओके। पॉप बैक फंक्शन ये बेसिकली क्या करेगा, लास्ट वैल्यू जो भी लास्ट में वैल्यू पड़ी होगी बैक के ऊपर, ठीक है, जो भी इस एंड के ऊपर, इस एंड के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। तो आपका जो एंड है वो यहाँ पे पॉइंट करने के बजाय अब यहाँ पॉइंट करना शुरू कर देगा। सॉरी, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, सिर्फ वैल्यू डिलीट होगी। वैल्यू डिलीट हो जाएगी, एंड अभी भी यहीं पे रहेगा, ठीक है। ओके। ठीक है। अब आप पॉप बैक करोगे जब, तो आपको जिस वक्त आप ये वाला जब मैंने देखा, इस पुश बैक के बाद आप एक दफ़ा फिर पॉप बैक करोगे, या आप इसको देखने के बाद फिर यहाँ से एक पॉप बैक करके ये वाला कोड दोबारा इसमें ऐड करोगे, तो अब आपको एक वैल्यू कम नजर आएगी इस एंड पे। देख, आप ये मल्टीपल पॉप बैक करना शुरू कर दिए। पॉप बैक कोई चीज़ वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता, जो भी इसको पता है कि मुझे लास्ट वैल्यू कहाँ से लेनी है वो इधर से लास्ट वैल्यू से लेगा, अगर ये लास्ट वैल्यू है तो यहाँ से लेगा, अगर ये लास्ट वैल्यू है तो यहाँ से जो भी बैक पे जो लास्ट वैल्यू पड़ी होगी उसको पॉप बैक कर देगा, ठीक है। बैक एंड फ्रंट फंक्शन आपने अब सिर्फ पीक करना है, देखना है। अब आपने कुछ ना पुश करना है ना पॉप करना है, आपने सिर्फ देखना है कि बैक पे क्या पड़ा हुआ है, फ्रंट पे क्या पड़ा हुआ है, तो फिर आप बैक और फ्रंट फंक्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पुश बैक कर दी है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि एक
वाइल लूप लगाई है मैंने। वाइल लूप लगा के मैं सिर्फ ये चेक कर रहा हूँ जब तक उसका साइज़, वेक्टर का साइज़ 0 को इक्वल नहीं हो जाता, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बैक के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है और फ्रंट के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, और फिर मैं पॉप बैक करता हूँ। जब मैं पॉप बैक करता हूँ तो मुझे आप देखिएगा कि ये जो वेक्टर डॉट बैक है ना, ये मूव करेगा, फ्रंट मूव नहीं करेगा। ठीक है, फ्रंट वहीं पे रहेगा क्योंकि जो वैल्यू ये जो पॉप बैक कर रहा है ये इस साइड से कम करता जा रहा है, ये इस साइड से वैल्यूज कम करता रह जा रहा है, तो इसलिए आपकी जो बैक की वैल्यू है वो यहाँ पे जो पड़ी हुई थी वो अब नज़र नहीं आएगी, फिर यहाँ वाली, फिर यहाँ वाली, फ्रंट वाली ये एक स्टेज आएगा जिस वक्त आपको बैक और फ्रंट के ऊपर दोनों वैल्यू सेम नज़र आएंगी। ठीक है, और फिर कोई वैल्यू नज़र नहीं आएगी। ओके, इरेज एंड क्लियर फंक्शन। इरेज क्या करता है? इरेज बेसिकली इज आस्किंग फॉर एन आइटरेटर, ये कोई नंबर एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो कोड वैसे ही है जैसे मैंने पुश बैक किया था, ये पुराने कोड को मैं रीयूज़ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं उसे कर रहा हूँ कि अब मैं वेक्टर का बैक और फ्रंट देख रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या किया, पॉप बैक किया, यानी मैंने जो डिलीशन प्रोसेस है वो यहाँ से करना शुरू किया, तो आपका बैक मूव कर रहा था, ये जो ये वाला जो फंक्शन है ये दिखा रहा था उसे मूव करते हुए, नेक्स्ट 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 नंबर दिखा रहा था, फ्रंट वहीं पे था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं डिलीशन प्रोसेस यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से इस साइड पे मूव करता हुआ करूँगा। ठीक है, ये इस साइड से यहाँ पे मूव करता हुआ, क्योंकि अब मैं जब ये वेक्टर डॉट बैक दिखा रहा हूँ, वेक्टर डॉट फ्रंट दिखा रहा हूँ, तो अब मैं इरेज कर रहा हूँ कौन सा, वेक्टर डॉट बिगिन, बिगिन पे, यानी जो पहला पहला जो भी नंबर मौजूद होगा ना वेक्टर का, उसे हम कहेंगे फड़क जाओ। बिगिन हमें आइटरेटर रिटर्न करेगा। बेसिकली इरेज जो है वो जो वैल्यू एक्सेप्ट करता है वो इंडेक्स नहीं करता, वो एक आइटरेटर वैल्यू एक्सेप्ट करता है, तो आइटरेटर आपको पहला कौन सा मिलेगा, बिगिन। लेकिन अगर आपने तीसरा चौथा करना है तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप करोगे डॉट वेक्टर डॉट इरेज। ठीक है, और उसके अंदर आप बताओगे वेक्टर डॉट बिगिन फंक्शन प्लस थ्री। अब ये बिगिन जो है वो यूँ समझ लो कि जीरो इंडेक्स, जीरो प्लस थ्री, दैट मीन्स थर्ड इंडेक्स। अगर आपने आप डिलीट करना है थर्ड इंडेक्स के ऊपर, इंडेक्स थ्री के ऊपर, यानी फोर्थ वन वैल्यू, तो आप इस तरह लिख दोगे। अगर आपने टू करना है तो फिर आप बिगिन प्लस टू कर दोगे। ठीक है, वो आइटरेटर के अंदर ऐड हो जाएगा, इसके अंदर डायरेक्ट थ्री नहीं लिख सकते आप। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि अब आपका जो फ्रंट है वो बेसिकली आपको यहाँ से यहाँ मूव होता नजर आएगा, बैक वहीं पे होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं क्लियर फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये पुश बैक किया, क्लियर फंक्शन में यूज़ कर रहा हूँ। लाइक यहाँ पे मैंने जैसे ये इस लूप के अंदर मैंने फ्रंट और अ, वो यूज़ किए थे बैक, तो यहाँ पे मैं अब क्या यूज़ कर रहा हूँ, क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन क्या करेगा? क्लियर फंक्शन जो आपकी वेक्टर है, वेक्टर की हर वैल्यू को डिलीट कर देगा। इरेज तो एक एक को करेगा ना, रेंज को भी कर सकता है कि आप उसको बता दो कि यहाँ से यहाँ तक कर दो, लेकिन आप जब उसको पैरामीटर्स देंगे, दो पैरामीटर्स भी दे सकते हैं कि रेंज स्टार्ट यहाँ से होगी और यहाँ पे ख़त्म हो रही होगी। क्लियर क्या करेगा, उसके तमाम मेंबर्स को डिलीट कर देगा, लेकिन उसका जो साइज है वो चेंज होगा। जो कैपेसिटी थी ना, साइज क्या है, जितने कितने वेरिएबल हैं, कितने उसके अंदर मेमोरी लोकेशन में कितनी वैल्यूज मौजूद हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल चार पाँच छः सात जितनी भी पड़ी हुई थी, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तो यहाँ पे साइज कितना हो जाएगा, सिक्स। कैपेसिटी फॉर एग्जांपल हो सकता है इसकी 16 हो, सी कैपेसिटी 16 और साइज क्या है, सिक्स। अब जब आप यहाँ देखोगे, जब आप क्लियर फंक्शन यूज़ करोगे तो ये सिक्स से ये जो साइज़ है ये ज़ीरो हो जाएगा, कैपेसिटी उतनी ही रहेगी, आपका वेक्टर की एक्चुअल सेहत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंदर जो सिर्फ कीड़े मकोड़े थे वो सिर्फ खाए जाएंगे। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन को भी इरेज फंक्शन की तरह आइटरेटर चाहिए होता है एज एन आर्गूमेंट। यहाँ भी आप यहाँ पे देखो, जहाँ पे मैंने इंसर्ट किया ना, ये बेसिकली होता क्या है कि आपने इंसर्ट क्यों कर रहे हो, यहाँ पे अगर आपने ऐड करना है तो आप पॉप बैक पुश बैक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पुश बैक। लेकिन अगर आपने यहाँ पे करना है या यहाँ पे करना है या यहाँ पे करना है तो उसके लिए आप फंक्शन यूज़ करते हो इंसर्ट। अब जहाँ पे इंसर्ट करोगे उस लोकेशन के ऊपर जाके ये
जो वैल्यू रखोगे वो यहाँ पे हो जाएगी, और यहाँ जो पड़ी हुई थी वो एक एक आगे शिफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे शिफ्ट राइट का ऑपरेशन होना शुरू हो। ठीक है, यहाँ पे आपने सी इन की वैल्यू और उसे कहा कि इंसर्ट कर दो वेक्टर डॉट बिगिन प्लस आई एम। अब बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ जरा गौर से देखिएगा। मैंने एक वेक्टर क्रिएट किया है और उस वेक्टर का मैंने इनिशियल साइज रखा है 10, लेकिन उसमें वहाँ पे वैल्यूज़ कोई मौजूद नहीं है। ठीक है, उसमें कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि हाउ मैनी नंबर्स डू यू वांट टू एंटर। अब वो कहते हैं कि जी ये नंबर जो भी उसने यहाँ जितने भी नंबर्स एंटर करेगा, वो नंबर एंटर होने के बाद वो जो पहले वाले इंडेक्स थे उसके ऊपर ऐड होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जो इनिशियल 10 नंबर्स थे ना जो कि ज़ीरोज़ थे, ठीक है, ये अनइफेक्टेड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये उसकी जगह जाके वैल्यू चेंज कर देगा। इंसर्शन है, ये मॉडिफिकेशन नहीं है, अपडेशन नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे जाके इंसर्ट कर रहा है। इंसर्ट करने का मतलब ये है कि जितनी बाकी वैल्यूज़ पड़ी होंगी वो राइट पे शिफ्ट होती जाएंगी। तो अब जब आप इनको दोबारा देखोगे ना इसके साथ, जब आप दोबारा देखोगे शो वेक्टर करोगे, आप करके देखना, आपको पता चलेगा जनाब जी आपकी वो जो ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, आपने तीन वैल्यू एंटर की हैं, सपोज एक 15, एक 17 और एक 22, तो इसके बाद आपको 10 वैल्यू ज़ीरो 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 ज़ीरोज़ नज़र आ रही होंगी। वो जो क्योंकि जो इनिशियल 10 वैल्यूज़ थी वो उधर ही रही हैं। ये इंसर्ट उसके साथ यहाँ पे आके पहली लोकेशन के ऊपर, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या है बिगिन प्लस आई, तो बिगिन आई क्या था पहले ज़ीरो था, यानी पहली बिगिन लोकेशन के ऊपर यहाँ पे इंसर्ट हो गया। फिर उसके बाद इससे अगली लोकेशन के ऊपर इंसर्ट हो गया जो कि प्लस आई वन, बिगिन प्लस वन, ये बिगिन प्लस टू यहाँ पे इंसर्ट हो गया, और जो बाकी मेंबर्स थे वो सारे के सारे राइट शिफ्ट हो गए। ठीक है, मैं आपको आउटपुट इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि आप जब तक ये कोड अपने हाथ से नहीं करोगे मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, खुद करो, बहुत टाइम है हमारे पास। ओके, अच्छा, मोर क्लैरिटी ऑन इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन के अंदर और क्या क्लैरिटी थी, मुझे अब याद भी नहीं आ रहा कि मैंने और क्या क्लैरिटी दी थी। सोचा क्या था मैंने और क्लैरिटी देने का। लेट्स चेक। इसमें और उसमें कोड में क्या डिफरेंस है। मुझे तो कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, हो सकता है कुछ हो, अब मैं भूल गया हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या चीज़ ऐड की थी। हाँ 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 हाँ, याद आ गया। यहाँ पे मैंने इनिशियल साइज रखा है 10, लेकिन मैंने कोई वैल्यू नहीं रखी, तो वो ज़ीरो ज़ीरोज़ वैल्यूज़ हैं। आप सोचो कि शायद कोई वो गार्बेज वैल्यूज़ आ रही हैं या कुछ भी ऐसा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इनिशियल वैल्यू भी सेट कर दिया 15। तब आपको क्या नज़र आएगा जब आप इंसर्ट करोगे ना, तो जो आपने तीन वैल्यूज़ एंटर की थी वो आपको ऐसे नज़र आ रही होंगी, अगली सारी वैल्यूज़ आपको 15, 10 वैल्यूज़ नज़र आएंगी, यानी जो इनिशियल 10 वैल्यूज़ थी 15 की वो आपको नज़र आ रही हैं, अवेलेबल होंगी। इंसर्शन प्रोसेस आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अब अपडेटिंग या मॉडिफाइंग। मॉडिफाइंग क्या होगा कि अब आपने वो जो 10 एलिमेंट्स हैं ना उनको मॉडिफाई करना है। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे साइज़ है 10 और उसकी इनिशियल वैल्यू रखती है 15, यानी 10 वैल्यूज़ हैं जिनका जो कि बेसिकली क्या है 15 है। 15 वैल्यू की 10 साइज़ का एक वेक्टर बना हुआ। अब मैं क्या करूँगा कि मैं नंबर लेता जाऊँगा, नंबर लेने के बाद ना अब मैं क्या करूँगा कि वेक्टर एट आई, दो तरीके हैं मेरे पास। एक मैं यूं भी कर सकता था, ठीक है, एक बड़ा सिंपल सा तरीका था कि वेक्टर ऑफ आई इज इक्वल टू वैल्यू। मैं ये भी कर सकता हूँ, दोनों तरीके ठीक है, कोई तरीका बुरा नहीं है। ठीक है, अब ये बेसिकली मॉडिफाई हो रहा है, अब ये इंसर्ट नहीं हो रहा, उसकी अब वैल्यू अपडेट हो रही है, या फिर मैं ऐड फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, बेटर टेक्निक वैसे ये है, ये वाली बेटर टेक्निक है। एट आई इस लोकेशन के ऊपर, अब ये एट जो है ना ये इंडेक्स रिसीव करता है, यानी नंबर रिसीव करता है, या आइटरेटर रिसीव नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि एट आई के ऊपर वैल्यू जो है ना वो चेंज कर दो। ठीक है, अब जब यहाँ पे आप करोगे तो अब बेसिकली आपको ये जो, अगर आपने इसको 10 का कहा है या तीन वैल्यूज़ को चेंज करने को आपने कहा है, या जितनी भी वैल्यूज़ आपने चेंज करने को कहा है ना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि हाउ मेनी नंबर डू यू वांट। अगर आपने तीन किए हैं फॉर एग्जांपल, एक 22 कर दिया है, एक 17 कर दिया है और एक 18 कर दिया, तो अब आपको ये लिस्ट ऐसे नज़र आएगी: 22, 17, 18 और फिर 15, फिर 15, 5, 15, 15, 15, 15 और 15, 15। ये अब आपको 7 15 नज़र आ रहे होंगे, 10 15 नहीं नज़र आ रहे होंगे। तीन जो है ना वो अपडेट हो गए। 10 के 10 कर लोगे तो वो नई वैल्यूज आ जाएंगी, कोई भी 15 आपको नज़र नहीं आएगा। वेक्टर का सिंटेक्स,
ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हुई हैं कि आप इसको डायरेक्टली इनिशियलाइज़ भी कर सकते हो, बिल्कुल वैसे जैसे एरे को किया था, कोई डिफरेंस नहीं है। कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हो कि 5 इनिशियल साइज़ बता दिया मैंने कि यहाँ पे जो पहला अगर कंस्ट्रक्टर ये वाला कंस्ट्रक्टर आप यूज़ करोगे जो कि नॉट डिफ़ॉल्ट है, तो फिर क्या होगा कि ये पैरामीटर है साइज़ का, कि 5 साइज़ का मैं ये वेक्टर क्रिएट कर रहा हूँ। आप इस तरह भी लिख सकते हो कि बाद में इसको वैल्यू असाइन कर दूँ। अगर आप इस तरह लिख रहे हो तो उसका मतलब ये होता है कि ये 5 साइज़ है और इसकी हर वैल्यू जो है वो असाइन कर देंगे 25। अच्छा, मैं एक वेक्टर की वैल्यूज़ दूसरे वेक्टर के अंदर कॉपी भी कर सकता हूँ। 10, 20, 30, 40 ये V1 है मेरा वेक्टर, और फिर V2 के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि V1 डॉट बिगिन, यानी यहाँ से स्टार्ट करो बिगिन से, और बिगिन प्लस 3, यानी बिगिन प्लस 0, बिगिन प्लस 1, बिगिन प्लस 2, ये यहाँ तक। और ये जो थर्ड होगा ना, ये इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव है, यानी ये शामिल नहीं होगा। ये शामिल नहीं होगा, ये एक्चुअली 3 के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर ये पड़ा हुआ है, तो ये शामिल नहीं होगा। इससे पहले पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर कॉपी हो जाएंगे वेक्टर V2 के अंदर, यानी वेक्टर V2 के अंदर वैल्यू क्या पड़ी होंगी, 10, 20 एंड 30। ठीक है, थर्ड पोजीशन के ऊपर जो 40 है वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये मल्टीपल टाइप्स के और भी हो सकते हैं, डबल टाइप का भी हो सकता है, लाइक जैसे मैंने ये प्राइसेस का एक वेक्टर लिया है, स्ट्रिंग टाइप का भी एक वेक्टर हो सकता है। ठीक है, लाइक अली, अहमद, सारा एंड सो ऑन, आप यूज़र से भी ले सकते हो वैल्यू। If there are any question, please ask in the comments. I'll be very very happy to respond to you people. You are a great class. तो आपके अलावा भी अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो मोस्ट वेलकम। अगर कोई आप में से मेरी गलती निकाल के मुझे बताना चाहता है, क्योंकि मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ। ठीक है, अगर मुझे कोई पॉइंट आउट करना चाह रहा है तो पब्लिकली वो, अगर बट यूज़ यूज़ द करेक्ट लैंग्वेज प्लीज़। मतलब थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ बात कीजिएगा। मैं थोड़ा सा छोटा बच्चा हूँ ना, अभी मैं सेंसिटिव हूँ, तो दिल का थोड़ा कमज़ोर हूँ, तो मुझे वो गालियाँ वगैरह अच्छी नहीं लगती जो आप जेंजी वगैरह यूज़ करते हो ना। तो प्लीज़ थोड़ा सा सॉफ्ट ज़ुबान में मुझे बताइएगा, मैं अपने आप को करेक्ट कर लूँगा, नो प्रॉब्लम। आपकी आपकी सॉफ्टली बताने पे भी करेक्ट कर लूँगा मैं, अगर आप ठीक कह रहे हो तो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।